डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 46। पिछले भाग में आप सब ने पढ़ा, रिया भी अपनी जगह से उठती है और कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाती है। फिर धीरे से डोर खोल देती है। जैसे ही वो डोर खोलती है ठीक वैसे ही सिया उदास सा चेहरा लिए घर के अंदर आती है और रिया भी डोर अच्छी तरह से लॉक कर देती है। सिया हॉल में लगे सोफे पर ही जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पानी लाऊं तेरे लिए? रिया सिया को ऐसे उदास देखकर बोली। नहीं, मैं बस अब आराम करना चाहती हूँ, सिया धीरे से बोली। क्या हुआ? तू कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है बताना? रिया थोड़ी परेशान सी होते हुए ही उसके पास सोफे पर बैठते हुए बोली। रिया, मेरी जॉब चेंज हो गई। सिया उदास सी बोली। जॉब चेंज हो गई मतलब? क्या तेरी शिफ्ट चेंज हो गई और अब तू रात की जगह दिन में काम किया करेगी? रिया सिया की तरफ देखकर बोली। हाँ, मैं रात की जगह दिन में काम तो करूँगी, मगर कितने घंटे ये मुझे खुद भी नहीं पता है। ना ही मैं इस बात को जानती हूँ, सिया मायूसी से बोली। मतलब क्या बात है, साफ साफ बता ना? रिया थोड़ी परेशान सी बोली। रिया की बात सुनकर सिया एक गहरी सांस लेती है और रिया को सारी बात बता देती है, जो कुछ भी उसके होटल जाने के बाद हुआ। किस तरह से उसे मैनेजर ने असिस्टेंट बनने के लिए मजबूर किया और किस तरह से वो अलेक्जेंडर से मिली। सारी बातें बताने के बाद सिया रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर रिया भी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है वो कैसे सिया को शांत करे। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सिया तू शांत हो जा, देख ऐसे रोते नहीं है। इस तरह से रोना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुझे पता है ना, हमें हर महीने तेरी हॉस्पिटल जाना पड़ता है और डॉक्टर हर बार तुझे बदल बदल कर दवाई देते रहते हैं ताकि तेरी सेहत में सुधार आ सके और तू 4 साल पहले जैसी थी वैसी हो जाए। तू इस तरह से रोकर अपनी तबीयत और खराब मत कर। मेरी बहन, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस परेशानी का तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रिया भी सिया को रोते देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और उसकी भी आंखों में ढेर सारे आंसू आ ही जाते हैं। कैसे शांत हो जाओ रिया, कैसे? जब मुझे पता हो मुझे बर्बाद करने वाला इंसान मेरे सामने खड़ा है और मुझे उसके लिए ही काम करना है, तो कैसे मैं शांत हो जाऊं? उस इंसान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इतना इलाज करवाने के बाद भी, इतनी सारी दवाइयों को खाने के बाद भी मैं वापस से पहले की तरह नहीं हो पा रही हूँ। मैंने अपना सब कुछ खो दिया उस आदमी के कारण। यहाँ तक उस आदमी की वजह से मैंने माँ बनने की खुशी को तक खो दिया। आज जो मेरी हालत है वो उस आदमी की वजह से ही। भले उसने मेरा इलाज करवाया हो, मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए हो, मगर इन सब से सच नहीं बदला जा सकता उस इंसान ने मुझे कितनी तकलीफ, कितना दर्द दिया था। मैं ही जानती हूँ वो दर्द को, उस तकलीफ को जो मैंने सही है। उसने मुझे जानवरों की तरह पिटा ही नहीं था, बल्कि उसने मुझे तरह तरह के गैजेट्स के साथ, मेरे शरीर के साथ काफ़ी कुछ बुरा किया था। मैं उस आदमी के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको धोखा नहीं दिया, ना ही मैं किसी गैंग से हूँ। मैंने हर बार कहा पर उसने कभी भी मेरी एक बार भी कोई बात ही नहीं सुनी, बल्कि वो हर बार मुझे पिटता रहा और बेदर्दी से बस पिटता रहा और मेरे शरीर को चोट देते रहा। उस इंसान ने मुझे तब तक दर्द दिया जब तक मेरी सांसें थम सी नहीं गई। तू जानती है ना मेरी बॉडी की क्या हालत थी, किस तरह एक डमी की तरह रही मैं, और किस तरह से कितना कुछ सहा है मैंने। तू तो सब कुछ जानती है ना, तो फिर तू कैसे बोल सकती है सब ठीक हो जाएगा? इतने सालों से हम मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और हम साथ में खुशी से जी भी रहे हैं। हमने कभी भी नहीं सोचा था हमारा सामना कभी भी इन लोगों से होगा, मगर हम गलत निकले और ये लोग वापस आ गए हमारी दुनिया में आग लगाने। सिया बुरी तरह से रोते पर कहते हुए बोली। उसका सारा बदन डर की वजह से कांप रहा था और ये सच था, अलेक्जेंडर ने सच में सिया के साथ काफ़ी बुरा किया था और उसकी जो खराब हालत आज है वो सच में अलेक्जेंडर की वजह से ही है। इस बात को रिया भी और खुद अलेक्जेंडर भी झुठला नहीं सकता था। सिया तो रात में भी कभी चैन से सो नहीं पाती, उसे आज भी बुरे और डरावने सपने आते ही रहते हैं, जिस कारण वो डर से कांप उठती है। मगर अच्छी बात तो ये थी, सिया की जॉब नाइट की थी, जिस कारण वो सारी रात जागकर या कुछ घंटों की नींद लेकर हमेशा शांत रहा करती थी। सिया के साथ ही रिया भी रो पड़ती है और उसे खुद से ज़्यादा सिया के लिए बुरा लगता है।
क्योंकि रेप तो एल्विस ने रिया का भी किया था, मगर उसने रिया की हालत अलेक्जेंडर ने जो सिया की थी उस तरह से नहीं किया था। ना ही एल्विस ने अपनी नफरत रिया पर उतारी थी, बल्कि एल्विस ने तो अलेक्जेंडर से उलट रिया के साथ रात बिताने के बाद रिया को अपने पास ही रखने की कोशिश की। यहाँ तक उसने काफ़ी बार रिया के साथ जबरदस्ती भी की थी, मगर जब उसे सच का पता चला था तब एल्विस ने रिया से सिर्फ और सिर्फ प्यार ही किया था और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। उसे हमेशा प्यार दिया, यहाँ तक उसके साथ शादी कर खुश रहने के सपने तक देखा और उसके साथ जबरदस्ती ही सही मगर शादी भी की थी। एक तरह से देखा जाए तो रिया के साथ एल्विस ने बिल्कुल भी बुरा नहीं किया था, मगर अलेक्जेंडर ने तो सच में सिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था, इतना कि उसकी कोई भी माफ़ी नहीं थी और सिया का उससे नफरत करना भी बनता था। मगर रिया वो तो एल्विस को अपना दिल दे बैठी थी और ये बात झूठ नहीं थी, मगर फिर भी आज सालों बाद इन दोनों की हालत एक जैसी ही हो चुकी थी। जहां पर रिया को डर था कहीं एल्विस रिया से उसके बेटे को छीनकर दूर न ले जाए, तो सिया को डर था कहीं वो हैवान डेविल उसके साथ वापस ही कुछ ऐसा ना कर दे जिस कारण इस बार सिया इस बार सच में ही मर जाए। रिया और रिया दोनों की है आंखें नम थी और दोनों है बुरी तरह से डर रही होती हैं। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को हग भी कर रखी थी, जैसे वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती हो और प्रोटेक्ट करना चाहती हो। रिया, मुझे नहीं लगता मुझे किसी दूसरी जगह पर कोई जॉब मिल पाएगी, क्योंकि होटल में अक्सर सुंदर और स्मार्ट लड़कियों को लिया जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं। होटल में कभी भी किसी बदसूरत लड़की को नहीं लिया जाता है। यहाँ तक उन्हें जॉब देने से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों को और उनके क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाता है और मुझे नहीं लगता कोई भी होटल मुझे क्लीनर की जॉब भी दे पाएगा। और मेरी ये जॉब काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर मेरे दोस्त भी है और सभी अच्छे भी है, पर दूसरी जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत बुरे और जालिम हैं, इस बात को हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। तो तू ही बता मैं क्या करूँ अब? क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर मैनेजर की बात मानकर असिस्टेंट की जॉब करनी चाहिए? सिया रिया से अलग होकर उसे देखते हुए ही बोली, मुझे लगता है तुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तेरा दिल तुझे असिस्टेंट की जॉब करने की परमिशन देता है तो तू उस जॉब को कर सकती है, और अगर तेरा दिल तुझे वैसा करने की परमिशन नहीं देता है तो तू वैसा कुछ भी नहीं कर। रिया अपने मन की बात बोली, मेरा दिल मुझे जॉब ना छोड़ने की सलाह देता है, पर समझ नहीं आ रहा अगर हम दोनों ही घर में नहीं रहे तो दोनों बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? ये दोनों ही बच्चे 4 साल से भी कम के हैं और ये दोनों अकेले घर पर नहीं रह पाएंगे, ना ही हम इन्हें अकेला छोड़ सकते हैं। ये बच्चे सच में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और आजकल तो बच्चों को चोर कर ले जाने की बात काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, ऐसे में हम क्या करें? सिया परेशान सी होते हुए बोली, मुझे लगता है अब हमें हमारे बच्चों को किंडल गार्डन में डाल देना चाहिए, ये सही रहेगा। हमारे बच्चे सारा दिन टीचर की निगरानी में रहेंगे और 5 बजे हम उन्हें स्कूल से पिक कर लेंगे। मुझे मेरे ऑफिस 10 बजे जाना होता है और 5 बजे मेरी छुट्टी भी हो जाती है, तो हम इन्हें स्कूल में डाल देते हैं, कम से कम हमारी आधी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। रिया सलाह देते हुए बोली, ओह ये ठीक रहेगा, हम कल ही इनका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करने चलते हैं। सिया भी बोली, एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन स्कूल भी देख सकते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं उसके बाद हम स्कूल चलेंगे। रिया बोली और गूगल में स्कूल के बारे में देखने लगती हैं। कुछ देर देखने के बाद उसे एक स्कूल अच्छा लगता है। सिया, देखिए स्कूल सही रहेगा, ये वाला प्ले स्कूल छोटे बच्चों के लिए सही है, यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी भी है और बच्चों का अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है, पर इसकी फ़ीस कुछ 1.5 लाख रुपए है। रिया फ़ीस देखकर हैरान होते हुए बोली, कोई बात नहीं, हमारे पास सेविंग है ना, हम कल ही बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। सिया बोली, हमें सारी सेविंग चैन करती हूँ, मुझे लगता है अब तक तो हम दोनों ने करीब 2 लाख की सेविंग तो कर ही ली होगी और हम उस पैसों को बच्चों स्कूल में दे ही सकते हैं। रिया बोली, फिर वो दोनों है मिलकर अपनी सेविंग देखने लगती हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती है, उतने में ही उन दोनों को अपने कानों में 2 प्यारी सी मीठी आवाज़ सुनाई देती है, मम्मा। जैसे ही दोनों लड़कियां उस आवाज़ को सुनती है, दोनों ही सामने की तरफ देखती हैं, जहां पर उनके बच्चे उन्हें देख रहे थे, वो भी अपनी चमकती हुई आंखों के साथ। ये सब कुछ देखकर दोनों लड़कियां जल्दी से अपनी बाहें फैला देती हैं, जिसके ऐसा करते ही दोनों बच्चे भी भाग कर आते हैं और अपनी अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। मम्मा, आप तो काम में गई थी ना, तो आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? आंसू सिया के सीने से लगते ही बोली, और मम्मा आप मासी के साथ क्या बात कर रही थी? भव्य भी अपनी मासूम और प्यारी सी आवाज़ में बोला।
कुछ खास नहीं, बस हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और हमारे पास एक सरप्राइज है तुम दोनों के लिए, रिया प्यार से बोली। कुछ नहीं बेटा, काफ़ी दिन हो गए थे मम्मा अपने बेबी के साथ रात में उसे अपनी बाहों में भर कर नहीं सोई थी ना, इसलिए ही मैं आज यहाँ पर आ गई ताकि अपने बेबी के पास रोक सको। सिया प्यार से अपनी बेटी का माथा चूम कर बोली। ठीक है फिर चलो हम आज चारों मिलकर सोते हैं, आज हमारी पूरी फैमिली एक साथ सोएगी। भव्य और सिया खुश होकर एक साथ बोले। फिर वो दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बेडरूम की तरफ खींच कर ले जाते हैं और फिर वो सारे बेड पर चढ़ जाते हैं जो काफ़ी बड़ा था और वो चारों उस पर आराम से सो सकते थे। एपिसोड 47। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मम्मा आपको पता है आज कितने दिनों बाद हम चारों ऐसे सो रहे हैं। आंसू सिया के सीने सी लगी हुई है बोली। हाँ मम्मा दिदू सच बोल रही है, भव्य भी आंसू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। ऐसे ही बातें करते हुए है दोनों बच्चे सो जाते थे मगर उनकी माँओं की नींद उड़ी हुई थी। मगर काफ़ी देर तक जागने के बाद फाइनली दोनों लड़कियां भी आराम से सो ही जाती है और गहरी नींद में चली जाती हैं। इस बात से अनजान अब किस तरह से उन दोनों की जिंदगी एक बार फिर से पूरी तरह से बदलने वाली है और उसे बदलने वाले कोई और नहीं बल्कि वे दोनों ही भाई होने वाले हैं जिन्होंने पहले भी दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। अगली सुबह दोनों बहनें सुबह 6 बजे सोकर उठती हैं और जल्दी से तैयार होकर घर की सफाई करने के बाद दोनों ही मिलकर नाश्ता और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार करती हैं। फिर बच्चों को जगाकर दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर करीब 8 बजे ही घर से बाहर निकल जाती है। घर से निकलकर कुछ दूरी पर चलने के बाद ही उन्हें एक टैक्सी मिल जाती है जिसे रोककर वो दोनों ही लड़की अपने बच्चों के साथ प्ले स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। करीब 8:30 बजे तक उनकी टैक्सी एक बड़े से प्ले स्कूल के बाहर रुकती है, जिसके बाद वो सारे ही टैक्सी से उतरकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। मम्मा आपने हमें इस जगह पर क्यों लाया है? आंसू हैरानी से उस बड़े से प्ले स्कूल को देखते हुए बोली। हाँ मम्मा आपने हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाया है? भव्य भी अपनी चमकती हुई आंखों से ही उन दोनों को देखते हुए बोला। यहाँ पर हम आप दोनों के एडमिशन के लिए आए हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दोस्त और अच्छी वाली टीचर भी मिलेगी जो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी और आप अपने दोस्तों के साथ आराम से खेल भी सकोगे। सिया प्यार से उन दोनों बच्चों को देखकर बोली। हाँ, यहाँ पर आपके ही तरह बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप दोनों के खेलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। रिया भी प्यार से उन दोनों को देखकर बोली। ठीक है मम्मा, आंसू और भव्य दोनों एक साथ बोले, जिसके बाद वो चारों ही एडमिशन के लिए प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। कुछ ही देर में एडमिशन की आधी प्रोसेस पूरी हो जाती है। एडमिशन फॉर्म फिल करते समय उन्हें उसमें पिता का नाम भी लिखना था। रिया भव्य के पिता के नाम पर एल्विस का नाम लिख देती है मगर सिया वो अपना ही नाम लिखती है। जब प्रिंसिपल एक नज़र उस फॉर्म में डालती है तो वो सिया को देखकर हैरानी से बोली, ये क्या मिस सिया, आपने बच्ची के पिता के नाम पर अपना ही नाम क्यों लिखा है? इतना बोलकर वो सिया को हैरानी से देखने लगती है। प्रिंसिपल की बात सुनकर सिया रिया की तरफ देखती है, फिर भव्य और आंसू की तरफ देखती है जो शांति से बैठे उसे ही देख रहे थे। सिया रिया को देखकर कुछ इशारा करती है जिसे समझकर रिया आंसू और भव्य दोनों को ही अपने साथ बाहर लेकर जाती है, जिसके बाद सिया प्रिंसिपल को देखती है और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। वो प्रिंसिपल सिया को देखकर हैरानी से बोली और फिर वो सिया को अजीब तरह से देखने लगती है। जैसे ही प्रिंसिपल सिया से बोलने वाली थी वो आंसू को एडमिशन नहीं दे सकती, ठीक तभी सिया वापस से बोली, दरअसल मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद मुझे पता चला मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मैंने सिया को अडॉप्ट किया है और मैं सिंगल मदर हूँ, इसलिए मेरे पास आंसू के पिता का नाम नहीं है। क्या मैं अपना नाम नहीं दे सकती उसे? सिया प्रिंसिपल की आंखों में देखकर बोली। ओह ऐसी बात है मिस सिया, वैसे तो हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए माँ और पिता दोनों का नाम लगता है, पर जब आपने सिया को गोद लिया है और अभी आप सिंगल है तो हम आंसू को एडमिशन देने के बारे में सोच सकते हैं। प्रिंसिपल कुछ सोचकर बोली। फिर और कुछ देर में ही एडमिशन की सारी प्रोसेस करने के बाद और साल भर की फीस जमा करने के बाद सिया और रिया दोनों बच्चों को सारी बातें अच्छी तरह से समझा देती हैं और उन दोनों को टीचर के पास छोड़कर वहां से अपने अपने कामों में चली जाती हैं। मगर इन सब में उन्हें 10:30 बज जाते हैं। दूसरी तरफ होटल में अलेक्जेंडर काफी गुस्से में अपने बड़े से सोफे पर पैर क्रॉस किए बैठा हुआ था। उसकी नीली आंखें हद से ज्यादा नीली हो चुकी थी और वो बेहद गुस्से में ही अपने सामने खड़े मैनेजर को देख रहा था।
अलेक्जेंडर का गुस्सा देखकर मैनेजर का तो पेंट लगभग गिला ही होने वाला था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, उसकी बॉडी भी कांपे जा रही थी। सर, मैंने सिया को कॉल किया मगर उसका कॉल लग नहीं रहा है। मुझे लगता है वो इस जॉब को छोड़ देना चाहती है, इसलिए वो अभी तक आई नहीं। अगर वो इस जॉब को करना चाहती तो कब की आ चुकी होती। वैसे भी सिया कभी लेट नहीं आती है, यहाँ तक वो तो मेरे कॉल को भी नहीं उठा रही है। पर आप फिक्र मत करिए, मैं कॉल करते रहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो कॉल जरूर उठा लेंगी। सिया अच्छी लड़की है, वो मेरी बात डालेगी नहीं। मुझे लगता है वो इस समय डरी सहमी होगी इसलिए आई नहीं। मैनेजर अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला। गेट आउट, अलेक्जेंडर बेहद गुस्से में चिल्लाया। जैसे ही मैनेजर ने अपने सामने बैठे इस खतरनाक इंसान की आवाज को सुना, ठीक वैसे ही उसका तो सारा बदन ही कांप उठा और उसका पेंट लगभग गिला होते होते बचा। मैनेजर वहां से ऐसे भागा जैसे इस इंसान ने उसके पीछे चीते या शेर छोड़ दिए हो। मैनेजर के वहां से जाते ही अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव बदल गए और वो मायूस सा सोफे पर बैठा हुआ ही रह गया। क्या हुआ भाई, लगता है आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। लगता है आपका काम बनने से पहले ही बिगड़ गया। एल्विस अलेक्जेंडर को देखकर जोरों से हंसते हुए बोला। अपने भाई को इस तरह से खुद पर ही हंसते हुए देखकर अलेक्जेंडर की बुहें सिकुड़ जाती है और वो घूरकर उसे देखने लगता है। ओक ब्रो, ऐसे मत घूरो मुझे कहीं मैं आपके इस तरह से घूरने की वजह से अपनी हनी के पास जाने से पहले ही ऊपर ना चला जाओ। हाँ, एल्विस वापस से इतना बोलकर जोरों से हंसने लगता है। तो अलेक्जेंडर अपना चेहरा लटका कर धीरे से बोला, क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ जो वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है और मेरी असिस्टेंट भी नहीं बनना चाहती है। अलेक्जेंडर काफी ज्यादा मायूस होते हुए बोला। ब्रो, मुझे लगता है आपको हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। वैसे भी हिंदी में कोई कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समथिंग कुछ ऐसा ही एल्विस धीरे से बोला। आई थिंक आप माफी मांगना चाहते हो क्योंकि सिया ने आपको 4 साल पहले भी माफ नहीं किया था, इसलिए आप अभी उससे माफी मांगना चाहते हो, इसलिए आपने उसे जॉब ऑफर की। नॉट बैड ब्रो। इतना बोलकर एल्विस वहां से जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो, अलेक्जेंडर हैरान होकर बोला। ब्रो, इस शहर में मेरी हनी और मेरा एक छोटू सा बेटा भी रहता है, मुझे उन दोनों को वापस अपनी लाइफ में भी तो लाना है ना, और उसके लिए मेहनत करनी है, साथ ही मुझे अपनी हनी से बदला भी तो लेना है, मुझे अपने बेटे और खुद से दूर रखने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ उन दोनों से मिलने। इतना बोलकर एल्विस बिना अपने भाई की बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है और अलेक्जेंडर हैरानी से बस बैठा ही रह जाता है। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अलेक्जेंडर गुस्से में खुद सी है बोला, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसे बस अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनने को कहा था मगर उस लड़की ने मेरी बात मानी भी नहीं, ये ठीक नहीं किया उसने। इतना सोचने के बाद वो हाथ में पकड़े मोबाइल को खोलकर उसमें कुछ करने लगता है। होटल के बाहर जैसे ही सिया टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर आती है, उसे रिसेप्शन में ही होटल का मैनेजर दिख जाता है, जो सिया को देखते ही उसके पास दौड़कर आता है और जल्दी से उसका एक हाथ पकड़कर बोला, सिया कहाँ रह गई थी, तुम्हें पता भी है 11 बजने वाले हैं और तुम कितनी ज्यादा लेट हो चुकी हो, अब जल्दी से जाओ और अलेक्जेंडर सर के पास जाकर माफी मांग लो। तुम्हारे माफी मांगने से ही अलेक्जेंडर सर हमें माफ करेंगे और तुम्हारा गुस्सा इस होटल में नहीं उतारेंगे। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ और जाकर जल्दी से सर से माफी मांगो और उन्हें बोलो कि तुम सर प्लीज शांत हो जाइए, मैं जा रही हूँ और मैं बात कर लूंगी और उन्हें बता भी दूंगी मैं किस लिए लेट हुई, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, मैं आप पर या होटल पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इतना बोलकर वो मैनेजर से अपना हाथ छुड़ाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। थैंक गॉड ये लड़की आ गई, मैनेजर राहत की सांस लेते हुए खुद से ही बोला। पता नहीं क्या होगा अब मेरे साथ, कहीं वो इंसान हार्टलेस डेविल मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वैसे भी उसकी तो शक्ल ही इतनी ज्यादा गंदी है और डेंजर है कि उसे देखते ही मुझे डर लग जाता है और डर के कारण मेरे पसीने छूटने लगते हैं। पता नहीं वो क्या क्या काम करवाएगा मुझसे और कितने बदले लेगा। सिया खुद से है बात करते हुए लिफ्ट से जा रही थी। जैसे ही उसकी लिफ्ट रुकती है ठीक वैसे ही वो धीरे से बाहर निकलती है और रूम की तरफ बढ़ने लगती है। सिया जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी ठीक वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। उसकी आंखें भी डर से भरती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सामना करे उस डेविल का, मगर फिर सिया अपने आप से ही बोली, मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही मैंने उस इंसान के साथ कुछ किया, तो फिर मैं क्यों इतना डर रही हूँ। मुझे डरना नहीं चाहिए बल्कि उस इंसान को डरना चाहिए जिसने गलत किया था। और मैं यहाँ पर नौकरी करने आई हूँ तो मुझे एक एम्प्लॉय की तरह काम करना है।
और उस इंसान को बॉस समझना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए डरना बंद कर और चुपचाप अंदर जा। हाँ हाँ, अंदर जा। सिया खुद अपने आप को हिम्मत देती है और अपनी आंखों को बंद कर धीरे से डोर को नोक कर देती है। मगर जैसे हो वो नोक करने के लिए हाथ आगे उठाती है और तभी डोर खुलता है और अलेक्जेंडर डोर पर आकर खड़ा हो जाता है। मगर आंखें बंद होने के कारण सिया ये देख नहीं पाती है और अनजाने में ही वो डोर समझकर अलेक्जेंडर की चेस्ट पर पिटने लगती है। 2 से 3 बार पिटने पर ही सिया को एहसास होता है ये तो डोर है ही नहीं। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है, ठीक वैसे ही वो झट से अपनी आंखों को खोल देती है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, ठीक वैसे है वो अपने सामने खड़े गुस्से में खुद को घूर रहे आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और डर के कारण ही वो तो अपनी जगह पर है जम सी जाती है। दूसरी तरफ वेडिंग कंपनी में रिया जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे सामने ही अपनी मैनेजर दिख जाती है, जो जस्ट केबिन से निकल कर ही बाहर आई हुई थी। जिसे देखते ही रिया अपनी जगह पर रुक जाती है और मैनेजर को ग्रिड करती है। मैनेजर भी उसके हल्की सी मुस्कान लिए देखती है। फिर सारे वहीं पर बैठे कुछ एम्प्लॉय को देखकर बोली, एपिसोड 48। अभी मुझे पता चला आरके इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट शादी करने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी शादी की जिम्मेदारी किसी एक वेडिंग कंपनी को देने का फैसला किया है। और आज बहुत सी वेडिंग कंपनी के एम्प्लॉय ये डील बोलो या प्रोजेक्ट या फिर क्लाइंट इसे अपनी कंपनी में शामिल करने के जाने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। उतनी सारी वेडिंग कंपनी को पीछे छोड़कर हमें उस क्लाइंट को अपनी तरफ लाना है। और एक बार अगर हमारी कंपनी ने ये कर दिखाया और आरके के सीईओ के लिए परफेक्ट मैच ढूंढ दिया तो ये हमारी कंपनी के लिए बड़ी बात ही नहीं होगी, बल्कि हमारी कंपनी टॉप 5 सबसे बड़ी वेडिंग कंपनी में शामिल भी हो जाएगी। और तुम सबका टास्क यही है, तुम में से किसी को आरके इंडस्ट्री जाना है और वहां जाकर सीईओ को मनाकर ये डील हमारी कंपनी के नाम करना है। जो कोई भी इस क्लाइंट को हमारी कंपनी में लाएगा उसे बोनस के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाएगी। इतना बोलकर मैनेजर शांत हो जाती हैं। मैडम, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं इस क्लाइंट को हमारी कंपनी से जाने नहीं दूंगी। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस क्लाइंट को हमारी कंपनी में ला सकती हूँ। जैसे ही वो लड़की इस बात को बोलती है, ठीक वैसे ही सारे लोग उसे है देखने लगते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसे ही वो लड़की इस बात को बोलती है वो ये क्लाइंट को ला सकती है, सारे एम्प्लॉय उसे ही देखने लगते हैं। मैम, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और मैं 5 सालों से यहाँ पर काम भी कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं आरके के मालिक को इम्प्रेस करके उन्हें अपनी शादी के मैरिज प्रपोजल को हमारी ही वेडिंग कंपनी में देने के लिए मना सकती हूँ। पूजा, जो रिया से काफ़ी ज़्यादा जला करती थी, वो अपनी चेयर से खड़ी होकर बड़े ही फक्र और गर्व के साथ बोली, और बट क्या तुम्हें लगता है तुम सच में ये कर पाओगी? पूजा मैनेजर उसे देखते हुए बोली, यश मैम, मैं ये काम कर सकती हूँ, आप फिक्र मत करिए, इतना बड़ा क्लाइंट हमारी ही कंपनी में आएगा। वैसे भी हमारी कंपनी बेस्ट है और हमारी कंपनी ही ऐसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट को हैंडल कर सकती है। पूजा थोड़ा घमंड दिखाते हुए बोली, और तो फिर तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि बाकी सारी कंपनी से भी एम्प्लॉय निकल चुके हैं और तुम्हें इंटरव्यू भी देना होगा, तो अच्छी तरह से देना अपना इंटरव्यू। मैनेजर बोली और वहाँ से चली गई। मैनेजर के वहाँ से जाते ही रिया भी अपने केबिन में जाने लगती है, जिसे केबिन में जाते देखकर पूजा उसके सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोककर उसे ही देखने लगती है। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? रिया बोली, बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने रास्ता रोक लिया, और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, बहुत जल्दी मैं एक बड़ा और अमीर क्लाइंट के लिए लड़की देखने का काम करने वाली हूँ। बस देखते जाओ कैसे मुझे ये हाई प्रोफाइल केस मिलता है। जैसे ही मुझे ये हाई प्रोफाइल केस मिलेगा, ठीक वैसे ही मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और वैल्यू बढ़ते ही मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। जब तुम यहाँ पर रहोगी ही नहीं तो फिर मुझे किसी बात की फिक्र रहेगी भी नहीं, पूजा इतराते हुए बोली। पूजा की बात सुनकर रिया की भौहें सिकुड़ जाती है और वो एक नज़र पूजा को देखकर उसके बगल से होते हुए ही निकलकर अपने केबिन में चली जाती है। तो पूजा गुस्से में ही रिया के केबिन की तरफ देखने लगती है। बस एक बार ये बड़े क्लाइंट का केस मुझे मिल जाए, उसके बाद में देखती हूँ तुम कैसे यहाँ पर टिकती हो, वो लड़की गुस्से में ही बोली और अपना पर्स उठाकर वहाँ से जाने लगती है। होटल में जैसे ही सिया अपनी आंखों को खोलती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें अपने सामने खड़े अलेक्जेंडर की आंखों से जाकर मिलती हैं, जो गुस्से में घूरकर उसे ही देख रहा था। सॉरी मिस्टर अलेक्जेंडर। सिया जल्दी से होश में आकर अलेक्जेंडर से माफ़ी मांगते हुए बोली, मिस सिया, क्या आप मुझे बता सकती हो इस समय क्या टाइम हो रहा है और आप आने में इतना लेट क्यों हो गई?
अलेक्जेंडर अपनी रूड वॉइस में बोला। मेरे कुछ पर्सनल काम थे जिन्हें करने में मुझे समय हो गया। सिया वह बिना अलेक्जेंडर की तरफ देखे बिना ही बोली। सिया ऐसे अलेक्जेंडर से अपनी नज़रें फेरती है जैसे वो उससे बातें करना ही ना चाहती हो। अलेक्जेंडर भी एक नज़र उसे देखता है और उसके बगल से होते हुए बाहर निकल जाता है और लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। सिया बस खड़ी हैरानी से अलेक्जेंडर को जाते हुए देख रही होती है और वो कुछ भी बोलती नहीं है, बस जाते हुए अलेक्जेंडर को देखते रहती है। अब क्या वहीं पर खड़ी रहोगी? चलो मेरे साथ, वैसे भी तुम्हारी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। अलेक्जेंडर अपनी जगह पर चलते हुए रुका और बिना पलटे ही सिया को देखकर बोला। सिया हैरानी से एक नज़र उसे देखती है और फिर उसके पीछे जाने लगती है। अलेक्जेंडर सिया के कदमों की आहट सुनकर लिफ्ट में चला जाता है और सिया भी लिफ्ट में आ जाती है। ग्राउंड फ्लोर, अलेक्जेंडर एक शब्द में बोला। सिया उसकी बात सुनकर ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस करती और उनकी लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। लिफ्ट के साथ ही सिया के दिल की धड़कनें भी शोर करने लगती हैं और उसे अंदर ही अंदर इस आदमी के साथ अकेले रहने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो अलेक्जेंडर वो बिना किसी भाव को लिए अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ ही तिरछी नज़रों से सिया को देख रहा था, मगर सिया उसे तो घुटन हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही अपना दम न तोड़ दे, और वो अपना दम तोड़ पाती उससे पहले ही लिफ्ट एक टीं की आवाज़ के साथ ही ग्राउंड फ्लोर बोलकर रुक जाती है और जैसे ही उसका डोर खुलता है ठीक वैसे ही सिया जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही सिया जोरों से लंबी और गहरी सांसें लेने लगती है और उसे अब बेटर फील होने लगता है। अलेक्जेंडर एक नज़र सिया को ऐसा करते हुए देखता है और आगे बढ़ जाता है। अभी वो मुश्किल से 4 कदम भी चला होगा, उतने में ही पता नहीं कहाँ से काफ़ी सारे गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और अलेक्जेंडर को कवर कर लेते हैं। सिया भी भागते हुए ही अलेक्जेंडर के पास जाती है और जैसे ही उनके सामने कार आकर रुकती है ठीक वैसे ही अलेक्जेंडर उसमें बैठ जाता है, पर सिया वो खड़ी बस उसे है देख रही थी। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या फिर चलोगी भी? अलेक्जेंडर सिया को खड़ा देखकर बोला। उसकी बात सुनकर सिया अपने होश में आती है और धीरे से कार के दूसरी तरफ जाकर पीछे की सीट का डोर खोलकर उसमें बैठ जाती है, जिसके बैठते ही कार हवा से बात करते हुए निकल जाती है और कार के अंदर अलेक्जेंडर लैपटॉप खोले उसमें कुछ कर रहा होता है और सिया कार के डोर से चिपक कर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी लग रही थी और उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल भी चल रहे थे, क्यों इस आदमी ने उसे ही अपनी असिस्टेंट बनाया है। वेडिंग कंपनी में पूजा, जो 1 घंटे पहले बड़े ही घमंड के साथ आरके इंडस्ट्री गई थी, वहां के प्रेसिडेंट की वेडिंग के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी लेने वही पूजा 1 घंटे बाद ही अपनी सूजी हुई आंखों के साथ ही चेहरे पर स्कार्फ बांधे कंपनी में वापस आ जाती है। जैसे ही वो कंपनी में कदम रखती है ठीक वैसे ही सारे एम्प्लॉय उसे ही देखने लगती हैं और मैनेजर जो अंदर काम कर रही थी जैसे ही उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है पूजा वापस आ गई, तो वो भी जल्दी से केबिन के बाहर निकलकर लॉन्च में आ जाती है और पूजा को देखकर जल्दी से पूछ पड़ती है, क्या हुआ पूजा? क्या वो मान गए अपनी शादी की जिम्मेदारी हमारी कंपनी को देने के लिए? क्या तुमने उन्हें मना लिया? मैनेजर बिना रुके ही उससे बस सवाल किए जा रही थी। मैनेजर की बात सुनकर सारे ही लोग उसे है देखने लगते हैं। मैडम नहीं, मैं ये नहीं कर पाए, उस कंपनी का मालिक काफ़ी ज़्यादा अगडू और घमंडी है। उसने तो मुझे 1 मिनट के लिए भी अपने केबिन में नहीं रहने दिया और बाहर भगा दिया। जितने भी वेडिंग कंपनी वाले उस जगह पर गए थे वो सारे के सारे ही रोते हुए वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है और उसने तो काफ़ी सारे लोगों का सर तक फोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि वो परफ्यूम लगा कर आए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उस आदमी के गुस्से को देखकर कौन ही उसके सामने जाकर अपनी जान गंवाने की कोशिश करेगा। पूजा ये सब ऐसे बोलती है जैसे उसके साथ किसी ने काफ़ी बुरा कर दिया हो। वो अपनी सारी कमी ऐसे उस मालिक पता डाल देती है जैसे सच में वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है और सच में उसने अपनी तरफ से कोशिश की उस क्लाइंट को लाने की, मगर किस तरह से ये वो नहीं बताती है। पूजा की बात सुनकर मैनेजर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है अब वो क्या करे। इतने बड़े क्लाइंट को अपने हाथ से जाने भी नहीं दे सकते हैं। इतने बड़े क्लाइंट का अपने हाथ से जाना उसकी कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। मैनेजर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, कैसे उस बड़े क्लाइंट की मनाए। मैडम मैं तो ये नहीं कर पाए, मगर कोई है जो ये कर सकता है। पूजा अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए बोली। कौन? मैनेजर हैरानी से बोली। मैडम रिया, उसे कैसे भूल गई आप? उसने तो अभी तक जितने भी क्लाइंट हैंडल की सबकी शादी करा कर रही हैं और वो सारे आज खुश भी है।
उसने तो काफी बड़े बड़े लोगों की शादी करवाई है, क्यों ना आप ये काम उसे ही दे दो, क्या पता वो उस आदमी की मना ले। उसके लिए लड़की ढूंढने का काम करने के लिए पूजा बाहर से ऐसे दिखाती है जैसे वो रिया का अच्छा सोच रही हो, मगर अंदर तो वो कुछ और ही सोच रही थी। और उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी उसके साथ और बाकी सारी लड़कियों के साथ क्या हुआ था। जितनी भी लड़कियां अंदर गई थी वो सारी ही अगले पल रोते हुए बाहर आई थी। और जब उसकी बारी आई और वो अंदर गई तो उस मालिक को देखकर उसकी आंखें बस उस पर जमसी गई और उसने उसे सेड्यूस करने की कोशिश करना चाही, मगर तभी उसके सर पर कुछ उल्टा हुआ आया और उसे मारकर निकल गया। जब उसने अपने सर पर दर्द फील की तब उसे समझ आया उसके सर से खून बह रहा है और उस आदमी ने उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर बाहर भी निकाल दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उस आदमी के गार्ड ने तो उसे खींचते हुए उस कंपनी से ही बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ याद कर पूजा अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है और अपनी ही तरह वो रिया की भी बेइज्जती करवाना चाहती थी और उसे भी बेइज्जत होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए उसने रिया का नाम जानबूझकर ली और यहाँ पर आकर सारी बात आधी अधूरी बताई। मैनेजर उसकी बात सुनकर सोचने लगती हैं, क्या वो सच में ऐसा कर पाएगी। मैनेजर पूजा को देखकर बोली, हाँ मैडम वो कर पाएगी, आप बस उसे एक बार भेज कर तो देखो, वो आराम से हमारी कंपनी के लिए ये करेगी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए ही मैनेजर को देखती और अंदर से मन ही मन रिया की बेइज्जती होते हुए इमेजिन करके खुश हो रही थी। ऑप में रिया से बात करती हूँ, इतना बोलकर मैनेजर रिया के केबिन में चली जाती है। रिया अपने केबिन में बैठी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी और काम करते हुए वो एकदम प्रोफेशनल लग रही थी। मैनेजर बिना नोक किए उसके केबिन में आ जाती है और केबिन के डोर खुलने की आवाज़ सुनकर रिया अपनी नज़रों को उठाकर सामने देखती है तो मैनेजर को सामने देखकर वो हैरान होते हुए बोली, मैम आप क्या कोई काम था? अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला ली होती, मैं आ जाती आपके केबिन में। इट्स ओके रिया तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैनेजर बोली और सामने की चेयर को खींचकर उसमें बैठ गई। बोलिए मैडम, रिया सीरियस होते हुए बोली। रिया तुम्हें आर के जाना होगा, कर वहाँ के मालिक को यकीन दिलाना होगा, हम उनके लिए उनकी पसंद की लड़की को ढूंढ सकते हैं और हम बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर देंगे जैसी वो चाहते हैं, ठीक वैसी ही, और हम ही उनके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकते हैं, बाकी दूसरे वेडिंग कंपनी वाले नहीं। मैनेजर रिया की समझाते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ मेम, पर क्या पूजा नहीं गई थी आर के? क्या होगा रिया का फैसला? क्या रिया मान जाएगी आर के जाने के लिए? और कौन है इस आर के कंपनी का मालिक? कहीं ये एल्विस तो नहीं? और अलेक्जेंडर कहाँ लेकर जा रहा है सिया? क्या होगी उन दोनों के बीच कोई तकरार, या उनकी तकरार लेंगी प्यार का नाम? क्या ये दोनों ही कपल आपस में मिल पाएंगे या ऐसे ही एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे? एपिसोड 49। क्या पूजा नहीं गई थी इस जगह पर? रिया मैनेजर को देखकर बोली, हाँ वो गई थी पर वो ये काम नहीं कर पाई। मैनेजर थोड़ी डिसपॉइंट होते हुए बोली, रिया तुम जाओ, मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर पाओगी। मैनेजर रिया को समझाते हुए बोली, पर मैम मेरे पास और भी क्लाइंट है जिन्हें मुझे हैंडल करना है और मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है, मैं किसी और क्लाइंट के पास जाकर उन्हें हैंडल करूं या उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढूं। रिया ने इनडायरेक्ट मना करने की कोशिश करते हुए बोली, रिया तुम बाकी सारे क्लाइंट को छोड़ो, उन्हें कोई और हैंडल कर लेगा, तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस आरके के प्रेसिडेंट को मना लो। और सोचो ना रिया, अगर हमारी कंपनी में इतने बड़े प्रेसिडेंट की शादी का प्रपोजल आएगा और अगर हमारी कंपनी उनके लिए एक परफेक्ट और अच्छी लड़की ढूंढ कर देगी और हम उनकी शादी को होस्ट करेंगे तो हमारी कंपनी टॉप 1 पर आ सकती है और इसके बाद बड़े बड़े क्लाइंट हमारी कंपनी में ही आएंगे अपने लिए लड़की और लड़के ढूंढने की जिम्मेदारी देने के लिए। मैनेजर दिन में है खुली आंखों से सपना देखते हुए बोली। मैनेजर के इतना ज़्यादा फोर्स करने पर रिया को उनकी बात माननी ही होती है। और मैम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस क्लाइंट को हमारी कंपनी में लाने की, मगर मैं कोई भी वादा नहीं कर सकती, पर अपनी तरह से 100% देने की पूरी कोशिश करूंगी। रिया अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रिया, तुम ये जरूर कर लोगी। मैनेजर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोली, और मैम मैं अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाती हूँ। इतना बोलकर रिया अपनी जगह से खड़ी होती है और केबिन से बाहर निकलती है। मैनेजर भी उसके साथ ही बाहर निकलती है। पूजा जो वहीं पर खड़ी हुई थी अभी भी अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधे हुए, जब वो रिया को बाहर जाते हुए देखती है तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है।
और खुली आंखों से इमेजिन करने लगती है गार्ड किस तरह से रिया को उसके बालों से खींचते हुए बाहर ले जाकर सड़क पर फेंक देते हैं और उसके सर से हाथों से खून बह रहा है और लोग उस पर हंस रहे हैं और वो अपना मुंह छुपाकर जोरों से रो रही हैं। जैसे ही पूजा ये सब इमेजिन करती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मैडम 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। पूजा अपने केबिन में जा रही मैनेजर को रोकते हुए बोली। हाँ बोलो पूजा, क्या बात है? मैनेजर पूजा की बात सुनकर रुक जाती है और पीछे पलटकर उसे देखकर प्यार से बोली, मैडम मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरी मोम हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे उनके पास रहना होगा उनकी देखभाल करने के लिए। पूजा दुखी सा चेहरा बनाकर बोली। वैसे तो पूजा ने स्कार्फ बांध रखी थी जिस वजह से उसके चेहरे को देखा नहीं जा सकता था, मगर उसकी आंखें ऐसे प्रेटेन कर रही थी जैसे वो सच में काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। अब तुम अपना लिव दे दो, मैं तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर दूंगी। मैनेजर पूजा के कंधे पर थपकी दी और फिर अपने केबिन में अपनी बात खत्म कर वहां से चली जाती है। पूजा छुट्टी का नाम सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से छुट्टी का लेटर लिखने के बाद वो कंपनी से बाहर निकल जाती है ताकि वो आके जाकर रिया का तमाशा बनते हुए देख और रिकॉर्ड दोनों कर सके। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर की कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है और उसके अंदर से अलेक्जेंडर बाहर निकलता है तो सिया भी दूसरी तरफ से डोर खोलकर बाहर निकलती हैं और सारे गार्ड उन दोनों के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, मगर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। वो अलेक्जेंडर के पीछे पीछे ही चलने लगती है और वो लोग चलते हुए उस रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। जब सिया कमरे के अंदर करीब पहले से है मौजूद 5 आदमियों को देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी होने लगती हैं। उसे डर लग रहा था इन आदमियों से भरे कमरे में जाने से, मगर वो अलेक्जेंडर से ये बात बोल नहीं सकती थी। मगर अलेक्जेंडर ने जैसे उसके मन की बात को समझ लिया हो, इसलिए वो धीरे से सिया को देख बिना किसी भाव के बोला, डोंट वरी, यू आर विथ मी, आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। अलेक्जेंडर की बात सुनकर सिया की नज़रें ना चाहते हुए भी उस आदमी को देखने के लिए उठ जाती हैं जिसने अभी अभी उसे इतनी कंफर्टेबल फील कराने वाली बात की थी, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी सिया को अचानक से अपने दिल में गर्माहट का एहसास होता है। मिस्टर अलेक्जेंडर, आप आ गए। अंदर मौजूद लोगों ने उसे देखते ही रिस्पेक्ट में जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो गए और उसे देखकर बोले। अलेक्जेंडर उन सभी को एक नज़र देखता है और जाकर एक बड़े से लेदर के सोफे पर बैठ जाता है और सभी को देखकर मीटिंग शुरू करने का इशारा करता है। तो सिया वो चुपचाप अलेक्जेंडर के पास उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उसे यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। वो सारे ही लोग आपस में किसी नोएडा कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें कर रहे थे। सिया बस खामोशी से खड़ी सबकी बातों को सुन रही थी और अलेक्जेंडर भी बिना किसी इमोशन वाले चेहरे को लिए सबकी बातों को सुन रहा होता है। उन सबकी मीटिंग करीब 1 घंटे तक चलती है और मीटिंग खत्म होते ही अंदर मौजूद सारे ही लोग बिना अलेक्जेंडर से हाथ मिलाए ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कोई भी इतना बड़ा काम भी कर पाए। हर किसी को पता था उनके सामने बैठा हुआ इंसान कौन है और उसकी पावर के साथ गुस्सा कितना बड़ा है, ये भी सब कोई जानता था। जैसे ही सारे लोग उस मीटिंग हॉल से बाहर जाते हैं, ठीक वैसे ही पीछे खड़ी सिया जिसके पैर दर्द करने लगे थे वो जल्दी से नीचे जमीन पर ही बैठ जाती है। अलेक्जेंडर ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर सिया के पास जाता है और उसे देखने लगता है। सिया नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और अपनी सैंडल उतार वो अपने पैरों की पांचों को सहला रही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें पैरों पर दर्द हो रहा है? अलेक्जेंडर हल्की सी फिक्र भरे लहजे में बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, सिया बड़े ही रूखे स्वर में बोली और धीरे से उठकर खड़ी हो जाती है। अब मुझे क्या करना है सर? सिया रूखेपन के साथ ही सर शब्द में जोर देते हुए बोली। मेरे लंच का समय हो चुका है तो जल्दी से मेरे लंच के लिए कोई बढ़िया सा होटल या रेस्टोरेंट बुक करो और मेरे साथ चलो। अलेक्जेंडर भी अभी इमोशनलेस टोन में बोला। मुझे नहीं पता आपको किस तरह का खाना पसंद है और आप क्या खाना चाहते हो। मुझे तो किसी बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे आपके लिए कोई टेबल बुक कर सकती हूँ? सिया सच बोली। वैसे भी उसे सच में किसी भी बड़े या अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता था। वो लोग कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाते थे, वो तो बस कभी कभार ही बच्चों को लेकर छोटी जगह पर ही जाते थे जो उनके बजट में थी। क्या सच में तुम्हें कोई अच्छी सी जगह नहीं पता? अलेक्जेंडर थोड़ा हैरान होते हुए बोला।
सर मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ और मैं कोई अमीर घर से नहीं आती जो मैं आपकी तरह अमीरों वाला काम या शौक कर सकूँ। मैं बस अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है और अभी तो 2 भी नहीं बजे है और आपको अभी से भूख लग गई। सिया ये सारी बातें अलेक्जेंडर से बोलना चाहती थी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो इतना सब इस डेविल को सुना भी सके, इसलिए वो बस खामोश सी होकर ना में सर हिला देती है। और चलो मेरे साथ, इतना बोलकर अलेक्जेंडर आगे बढ़ने लगता है और सिया उसके पीछे मन ही मन उसे गालियां देते हुए चलने लगती है। इधर आर के इंडस्ट्री, रिया टैक्सी से बाहर निकलती है और कंपनी के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही रिसेप्शन में जाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है, ठीक वैसे ही रिसेप्शन में बैठी लड़की प्यार से मुस्कुराते हुए रिया को देख, हेलो मैम, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। ही आई एम रिया, आई एम फ्रॉम अ वेडिंग कंपनी। ओह आप वेडिंग कंपनी से हो, आप जरूर बॉस से मिलने आई होगी। एक काम कीजिए, आप यहाँ से टॉप फ्लोर पर चली जाइए, टॉप फ्लोर में बॉस का केबिन है, वो वहीं पर इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जा सकती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा प्यार से बोलती है। रिया को थोड़ा अजीब तो लगता है क्योंकि वो लड़की हद से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ बात कर रही थी, जो काफ़ी अजीब था। मगर रिया इस बात में इतना ध्यान नहीं देती और लिफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर ऊपर जाने लगती है। रिया के मन में कुछ सवाल थे और उसे उन्हें जानना था। पहला तो इस कंपनी का बॉस कौन है। ऐसे ही कुछ सवाल रिया अपनी सोच में थी, तभी एक टीम की आवाज़ के साथ उसे टॉप फ्लोर बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनते ही रिया अपने होश में आती है और धीरे से लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। रिया ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि इस फ्लोर पर बस एक ही केबिन होता है और दूसरा कोई भी नहीं, वो भी लिफ्ट का डोर सीधे उसे केबिन के सामने ही खुलता है। ये देखकर वो थोड़ा सा मुंह बनाती है और डोर के पास जाकर नॉक कर देती है। मगर जैसे ही वो डोर नॉक करती है, ठीक तभी अचानक से उसके दिल की धड़कनें तेज सी हो जाती हैं और उसे अंदर ही एक बेचैन कर देने वाली फीलिंग आने लगती है और उसका मन अचानक से बेचैन होने लगता है। तभी एक बेल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर रिया एक गहरी और लंबी सांस लेती है और हिम्मत कर केबिन के अंदर जाती है। मगर जैसे ही वो केबिन के अंदर कदम रखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कंपनी के बाहर पूजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो बाहर इसलिए बैठी थी क्योंकि वो गेट के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो गेट के सामने ही एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, वहां पर बैठी इंतजार कर रही थी कब इस कंपनी के प्रेसिडेंट के आदमी रिया को भी उसी की तरह खींचते हुए बाहर लाए और सड़क पर फेंक दे और वो ये सारे नज़ारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सके, साथ ही रिया की बेइज्जती भी कर सके। ये सारी बातें सोचकर ही वो काफ़ी खुश हो रही थी। अगर उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया तो लोगों के सामने रिया का मजाक बनकर रह जाएगा और लोग उस पास हंसेंगे, सब उसे ही बुरा भला बोलेंगे और किस तरह से उस पर हंसेंगे। ये सब सोचकर है पूजा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, मगर उसे नहीं पता था जो वो सोच रही है वो सब कुछ सच में रिया के साथ होने वाली भी है या नहीं। एक बड़े से रेस्टोरेंट के बड़े से रूम के अंदर बैठा अलेक्जेंडर के सामने एक मेन्यू कार्ड कर देता है और उसके कुछ ऑर्डर देने का इंतजार करने लगता है। सिया तुम मुझे सजेस्ट करो कौन सी डिश ज़्यादा टेस्टी हो सकती है। मुझे इंडियन डिश के बारे में पता नहीं, अलेक्जेंडर सिया की तरफ देखकर बोला। मुझे नहीं पता, सिया साफ मना करते हुए बोली। आपको जो पसंद आया आप वो ऑर्डर कर सकते हो, सिया बिना किसी भाव के बोली। सिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो कुछ देर मेन्यू कार्ड देखने के बाद खुद ही अपने मन से करीब 6 से 7 डिश ऑर्डर कर सिया की तरफ कार्ड बढ़ा कर बोला, तुम भी अपने लिए ऑर्डर कर सकती हो। नो थैंक्स, इतना बोलकर सिया अपने मोबाइल को खोलकर उसे देखने लगती है। सिया का ये अंदाज खुद को इस तरह से इग्नोर करना सब कुछ अलेक्जेंडर को पसंद नहीं आता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी उसे इस तरह से इग्नोर करने की। अगर सिया की जगह कोई और होती तो कब का ये डेविल उसकी खाल उधेड़ देता या उसकी जान ही ले लेता, मगर सिया के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस खामोश सा बेटा को वहां से जाने का इशारा करता है तो बेटा भी जल्दी से उस जगह से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 50। तुम्हें पता है सिया, आज से पहले कभी भी किसी ने भी मुझसे इतनी बुरी तरह से बात नहीं किया, ना ही किसी की हिम्मत भी हुई मेरे सामने अपना मुंह खोलने की। तुम दूसरी हो जिसने इस तरह से मुझे सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया बल्कि रुड होकर बात भी की, अलेक्जेंडर काफी सीरियस टोन में बोला। उद्धरण चिन्ह दूसरी। सिया हैरान नजरों से अलेक्जेंडर को देखते हुए बोली, हाँ दूसरी, पहली तुम्हारी बहन है रिया, जिसने 4 साल पहले मुझे थप्पड़ भी मारा और मुझसे काफ़ी बुरी तरह से बात भी की, मगर मैं उस समय शांत रहा क्योंकि मैं गलत था।
और आज तुम मुझे 4 साल बाद इस तरह से इग्नोर कर रही हो, रूखे ढंग से बात कर रही हो। अलेक्जेंडर कुछ नाराज सा होते हुए बोला। नाराज? मैं कौन होती हूँ सर आपसे या किसी और से नाराज होने वाली? मैं तो बस एक मामूली सी लड़की हूँ जो मेहनत कर अपना घर चलाती हूँ। और मैं तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर और लाचार हूँ कि कोई भी मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर कभी भी मेरी जॉब चेंज करवा सकता है, मुझे अपने इशारों पर नचवा सकता है। और ऐसा करने से पहले एक बार भी वो ये नहीं सोचता है उसके इस कदम से किसी की पर्सनल ज़िंदगी में कितना असर पड़ सकता है। मेरी इतनी औकात कहाँ सर जो मैं आप जैसे बड़ी हस्ती को इग्नोर भी कर पाऊँ। सिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और बेरुखे ढंग से अलेक्जेंडर की आंखों में देखकर बोली। सिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर को थोड़ा बुरा तो लगता है मगर वो सिया से कुछ भी बोलता नहीं है। वो बस सिया को ध्यान से देखने लगता है। सिया ने जो कपड़े पहन रखी थी उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी हैंगर में कपड़े ढके हुए हो। अलेक्जेंडर तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था सिया असल में कितनी ज़्यादा पतली हो सकती है। कुछ देर सिया को देखने के बाद अलेक्जेंडर धीरे से अपने पतले रेड लिप्स को खोलकर धीरे से बोला। सिया, क्या तुम पुरानी बीती सारी बातों को आज भी अपने दिल से लगाकर बैठी हुई हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम आज भी 4 साल पहले जो हुआ उसे याद कर मुझसे नफरत करती हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम पुराना बिता हुआ सब कुछ भुला नहीं सकती हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मुझे माफ़ी नहीं दे सकती हो? उद्धरण चिन्ह। अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए बोला। माफ़ी? और रियली माफ़ी? वो भी द ग्रेट अलेक्जेंडर मुझ जैसी मामूली लड़की से माफ़ी की बात कर रहा है? एक मिनट, ये आप ही हो ना मिस्टर अलेक्जेंडर, या आपकी शक्ल में कोई पर बेहरूपिया है जो आपकी जगह पर मेरे सामने बैठा है? माफ़ी शब्द का मतलब आप समझते भी हो? क्या आपने कभी किसी से भी दिल से माफ़ी मांगी भी है जो आज आप मुझसे माफ़ी शब्द बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अच्छा बताइए, आप माफ़ी किसके लिए मांग रहे हैं या किस किस चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहे हो? मुझे बताइए, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, तो बताइए किस लिए आप माफ़ी शब्द को बोल रहे हो? सिया काफ़ी ज़्यादा बेरुखेपन के साथ ही बोली और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा गुस्से और नफरत के साथ भरी हुई थी, जिनमें आंसू का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। सिया, वो मैं 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ और मेरे कारण तुम्हें जो सफ़र करना पड़ा उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर अपनी नज़रें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोला। अलेक्जेंडर की बात सुनकर सिया उसे ऐसे देखने लगती है जैसे उसने किसी अजूबा को देख ली हो। कुछ देर अलेक्जेंडर की झुकी हुई नज़रों को खामोशी से देखने के बाद सिया अचानक से ताली बजाने लगती है। सिया के चेहरे में अलेक्जेंडर का मजाक बनाने वाले भाव थे। वो जोरों से ताली बजा रही थी और अलेक्जेंडर को देख रही थी। अलेक्जेंडर सिया के इस तरह ताली बजाने के कारण उसे ही देखने लगता है। सिया कुछ देर ताली बजाती है, फिर अचानक से टेबल पर जोर से अपने हाथों को पटककर गुस्से में चिल्लाई। माफ़ी? बहुत आसान लगता है ना ये एक शब्द बोलने में? माफ़ी कितना आसान है माफ़ी मांगना और ये बोलना मुझे माफ़ कर दो। मगर क्या आपको लगता है किसी के साथ पहले गलत करो फिर माफ़ी मांगकर अपने गिल्ट से बाहर निकल जाओ? आप जानते भी हो आपने मेरे साथ 4 साल पहले क्या किया था? ये बोलते हुए ही सिया की आंखों के आंसू उसके गालों में लुढ़क पड़ते हैं, जिन्हें वो बेरहमी से साफ कर बोली। सच में आप जानते भी हो आपने सच में मेरे साथ क्या किया था? 4 साल पहले मैं अपनी बहन के साथ पैसे कमाने उस जगह पर गई थी, ताकि हम पैसे कमाकर अपने घर को टूटने से नीलाम होने से बचा सके। उस रात मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी आपके कमरे में। मैं सच में नहीं आई थी, मैं तो किसी की साजिश का शिकार होकर उस कमरे में गई थी। मैं नशे में थी, ड्रग्स के असर में थी। मगर आप मिस्टर अलेक्जेंडर, आप तो होश में थे ना? क्या आप समझ नहीं पाए थे मैं नशे में हूँ, मैं होश में नहीं हूँ? आप समझ सकते थे, मगर आपने समझा नहीं, बल्कि आपने तो मेरे साथ जबरदस्ती की मेरा रेप किया। मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि मेरी हालत अपने पैरों पर खड़े होने की तक नहीं थी। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, जो हर किसी लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होता है और लड़की उसे अपने पति के लिए बचा कर रखती है। मगर आपने मेरे फर्स्ट टाइम में ही मेरे साथ जानवरों की तरह बिहेव किया। मेरे शरीर को बुरी तरह से नोचा, जी भरकर खाया, मैं दर्द से तड़पते रही, रोते रही, मगर फिर भी आपको मुझ पर मेरी हालत पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया। आपने मेरे साथ बहुत इतना ज़्यादा किया कि बोलते हुए ही सिया रुक जाती है और अपने होठों पर अपने एक हाथ को रखकर खुद को रोने से रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर रोने से रोक नहीं पाती है। मैं भी नशे में था सिया, अलेक्जेंडर बड़ी है मुश्किल से इतना बोल पाया।
खुद को नशे में था बोलकर आप अपनी गलती को छुपा नहीं सकते हो मिस्टर अलेक्जेंडर। आपके नशे में था बोलने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि आपने मेरा रेप किया था। जानते भी हो मुझ पर तब क्या बीती थी, कितने दर्द में, कितनी तकलीफ में थी मैं। आप ये कैसे जानोगे? मर्द होना अपनी हवस मिटाकर शांत जो हो गए थे, मगर सब कुछ मैंने सहा, उस दर्द को भी जो आपने मुझे दिया और उस तकलीफ को भी जो आपने मुझे दिया। और तो और आपकी नफरत, आपका पागलपन, यहाँ तक आपकी क्रुआल्टी, सब कुछ मैंने सही बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के। मान लिया उस रात आप नशे में थे, मगर उसके बाद बताए, उसके बाद भी क्या आप नशे में थे? जब आपने मेरा किडनैप कराया और मुझे अपनी बेल्ट से तब तक मारा जब तक आपके हाथ में लिपटा बेल्ट टूट नहीं गया। मेरे शरीर से खून बहता रहा, मैं दर्द से तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी गैंग से नहीं हूँ। मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि मुझे मारते रहे, पिटते रहे। आपको पता भी है उस समय मुझे कितना दर्द हुआ था। इतना बोल सिया अपने एक हाथ को अपने पेट पर और दूसरे हाथ को अपने चेस्ट पर रख लेती हैं। और सिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर बस अपनी नम आंखों से सिया को देखने लगता है। वो सच में सिया के दर्द का, उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जो कुछ भी सिया ने सही, मैं भी कितनी पागल हूं ना, जो आपसे पूछ रही हूं मुझे कितना दर्द हुआ होगा, मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं सच में पागल हूं ना, जो आपसे ये बात पूछ रही हूं कि मुझे कितना दर्द और तकलीफ हुई थी। मैं तो भूल ही गई थी, जो लोग दर्द तकलीफ आंसू देते हैं वो कभी भी दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं। मेरे दर्द और तकलीफ का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मेरे बदन पर पहले से ही आपकी दरिंदगी के निशान कम नहीं थे, जो आपने मुझे बेल्ट से मारकर और दर्द दिया। यहाँ तक आप तो सच में एक डेविल, थोड़ा रुककर मजाक उड़ाने वाले लहजे में, सॉरी डेविल नहीं, एक हार्टलेस क्रूअल डेविल निकले, जिसे ये तक समझ नहीं आया एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी ज्यादा कीमती होती है। और एक लड़की अपने कपड़े सिर्फ अपने पति के सामने ही उतारती है, और वो अपने पति के अलावा किसी और को अपना बदन नहीं दिखाती है। मगर आप तो इतने ज्यादा क्रूअल निकले, जो मेरे बदन से कपड़े फटकर हट जाने के बाद भी मुझ पर एक चादर तक नहीं डाली, मेरे नग्न हो चुके बदन पर जरा सा रहम तक नहीं दिखाया, अपने उतने सारे आदमियों के सामने मेरी बॉडी को रिवील होने दिया। इतना बोल सिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं, और वो उस पल को याद भी नहीं करना चाहती जब अलेक्जेंडर के कारण उसके बदन पर मौजूद सारे कपड़े फटकर टुकड़ों में बट गए थे, और उसका नग्न बदन ना है अलेक्जेंडर के सामने था, बल्कि उसके सारे गार्ड ने भी उसे उस हालत में देख लिया। सिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर भी एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और वो उस पल को याद कर खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। सिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आंखों में आंसू लिए बेहद ही नफरत भरी नजरों से अलेक्जेंडर को देखकर वापस बोली, आप ये बात कहाँ समझोगे? आपको मेरा वो दर्द और वो हालत समझ कहाँ आएगी? आपने मुझे हर पल हर दिन इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि मैं मरने की हालत में आ चुकी थी। आपने तो मुझे लगभग मार ही दिया था, मगर आपको ये सब समझ नहीं आएगा। आपने मेरे साथ सच में किया क्या था? अरे आपसे अच्छा तो आपका भाई एल्वस निकला, जिसने अपनी गलती को समझा, उसे सुधारा, और जब तक मेरी बहन के साथ रहा उसे प्यार दिया, अपनी गलती को माना और उसे सुधारा। यहाँ तक उसने तो अलग होने से पहले रिया से शादी तक की, ताकि कोई भी उसके अंदर पर रहे बच्चे को नाजायज ना बोले और उसे गिरी हुई गंदी नजरों से ना देखे। एल्वस आपसे लाख गुना अच्छा है मिस्टर अलेक्जेंडर, जिसे पता है उसने किया क्या था। मगर आप तो एक माफी भी मुझसे नजरें मिलाकर तक नहीं मान पा रहे हैं। आपने तो इतनी भी हिम्मत नहीं मिस्टर अलेक्जेंडर, जो आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सको और ये बोल सको, सिया मुझे मेरी गलती का एहसास और जो मैंने किया उसके लिए हो सकी तो मुझे माफ कर दो। अरे आप में तो 4 साल पहले भी ये हिम्मत नहीं थी, जो आप तब भी मुझसे माफी मांग पाए। हाँ, आपने जो कुछ भी किया उसकी भरपाई के तौर पर आपने मेरे घर को नीलाम होने से और मेरे छोटे भाई बहनों को बेघर होने से जरूर बचाया, और उसके लिए मैं सच में आपकी एहसानमंद हूँ। मगर फिर भी आपने जो किया मेरे साथ, उसके लिए आप अपने पैसे देकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो। पैसे से जरूरी नहीं हर चीज ठीक कर दिया जाए, और मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, बेइंतहा नफरत, और मेरी ये नफरत कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। मैं मर भी जाऊँ तो भी मेरी नफरत आपके लिए कम नहीं होगी। नहीं, आप कहने के लायक है नहीं हो, इसलिए मैं अपनी बात को करेक्ट करके बोलती हूँ, तुम्हारे लिए मेरी नफरत कभी भी कम नहीं होगी। फिर मैं मर ही ना क्यों जाऊँ तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है कम नहीं होगी। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है, और तुम मेरे दर्द को, तकलीफ को कभी समझ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम किसी बहन के भाई नहीं हो,
किसी माँ के बेटे नहीं हो और शायद किसी औरत के पति नहीं हो, मगर मैं चाहूंगी कि जल्दी ही तुम एक बेटी के पिता बन जाओ। जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक छोटी सी बच्ची आए जिसे तुम खुद से ज्यादा प्यार करो, और हर पल ये सोचकर डर में रहो कहीं कोई आकर तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब ना बैठे जो तुमने मेरे साथ किया था। सिया गुस्से में बस बोलते ही जा रही थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।